हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस जो यूपीएसआई का आपका पेपर होने वाला है, उसकी मूल विधि एवं भारतीय संविधान। तो ये क्लास आपकी यूपीएसआई के लिए और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए आपकी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, कांस्टेबल, होमगार्ड सभी से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी मूल विधि आज हम करेंगे, सबसे पहले आपका खंड 1 है जिसमें मूल विधि है और खंड 2 में भारतीय संविधान है। तो खंड 1 में मूल विधि में कौन से आपके चैप्टर हैं? सबसे पहले है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, तीसरा है घरेलू हिंसा एक्ट, दहेज प्रतिषेध एक्ट 1961, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट 2012, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मोटरयान वाहन अधिनियम 1988, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, SC/ST एक्ट 1989, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988 और सूचना प्रौद्योगिकी ITI अधिनियम 2000, आयकर अधिनियम 1961, भूमि सुधार एवं भू राजस्व संबंधी प्रावधान, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और विभेद। ये आपके मूल विधि में इतने ही आपके चैप्टर हैं। तो सबसे पहला जो आपका आज का चैप्टर है वो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। बीएनएस के अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन है जो आपका 2021 में शिफ्ट 1 में यूपीएसआई में पूछा हुआ है। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार कितने वर्ष के साथ दंडित किया जाएगा? ऑप्शन है 6 महीने तक की कैद, 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, 3 महीने तक की कैद और जुर्माना या दोनों। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका सी। केवल आपका सी सही है, 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों होंगे। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, उसे 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों होगा। ये आपकी जो पूर्व में आईपीसी थी धारा उसमें 294 के तहत और वर्तमान में आपकी बीएनएस बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? ऑप्शन है 171 बी, धारा 268, धारा 229 ए, धारा 124 ए। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है डी, धारा 124 ए। धारा 124 ए में राजद्रोह विवरण जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये धारा 124 ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना कितने रुपयों तक का बढ़ सकता है? ऑप्शन है 300, 100, 50 और 200। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका डी, 200 रुपये तक बढ़ सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? आपके ये सभी पूछे हुए प्रश्न हैं, यूपीएसआई 2021 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ऑप्शन है आपके सिर या चेहरे की स्थायी विरूपता, नपुंसकीकरण, गर्भपात का कारण, एक अस्थि की संधि च्युत। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका गर्भपात का कारण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गर्भपात को गंभीर चोट में शामिल नहीं किया गया है और ये तीनों आपकी गंभीर चोट में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीसी के अनुसार एक ठग को कितना जुर्माने का दंड दिया जाएगा? ऑप्शन है जुर्माना, 3 महीने तक की कैद, आजीवन कारावास और जुर्माना, 6 महीने तक की कैद। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका आजीवन कारावास और जुर्माने। बीएनएस की धारा 354 में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना
या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आरोपी को 1 साल तक जेल भेजा जा सकता है या उस पर आर्थिक दंड यानी कि जुर्माना लगाया जा सकता है, और या दोनों ही सजा एक साथ दी जा सकती हैं। ये आपकी धारा कितने में है? 354 में, BNS 354 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत, क्लॉज 3 के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है, एक मजिस्ट्रेट, सर्वोच्च न्यायालय, एक सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका एक मजिस्ट्रेट के द्वारा ये किया जा सकता है। और धारा 156 क्लॉज 3 CRPC के तहत प्रारंभिक जांच का निर्देश दे सकते हैं और स्टेशन हाउस ऑफिसर से कार्रवाई रिपोर्ट मांग सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हैं तब IPC के तहत इसे डकैती की घटना मानी जाती है। तो कितने से अधिक? 3 या 3 से अधिक, 5 या 5 से अधिक, 4 या 4 से अधिक या 7 से अधिक। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हैं तो उसको IPC की धारा 395 के तहत इसको डकैती माना जाता है। और इसका प्रावधान IPC की धारा में तो इसमें 395 था और BNS की धारा ये 309, डकैती 309 में है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा कितने के तहत एक दंडनीय अपराध है? ऑप्शन है, धारा 228A, धारा 326B, धारा 376A और 292B। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका भारतीय न्याय संहिता, ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 में है और जो IPC की धारा थी उसमें आपका 326B के तहत है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, धारा 326B के तहत जो आपका भारतीय दंड संहिता है तो उसमें 326B में ये दिया गया है कि किसी पे एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना ये एक अपराध 326B के तहत है। लेकिन आपका जो वर्तमान में BNS है उसके तहत धारा 124 में जो व्यक्ति एसिड अटैक करते हैं उनके लिए, और धारा 125 में जो एसिड अटैक के प्रयास से संबंधित है उसके लिए धारा 125 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रूपरेखा जो यह दर्शाती है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को एकत्र, विश्लेषित और संरक्षित कैसे किया गया है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, लिंक विश्लेषण, डेटा क्लोनिंग या कालानुक्रमिक प्रलेखन यानी कि चेन ऑफ कस्टडी या पुनरावृत्ति खोज। तो राइट ऑप्शन है इसमें कालानुक्रमिक प्रलेखन, चेन ऑफ कस्टडी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत की गई है? ऑप्शन है, धारा 17, धारा 24, धारा 21 और धारा 32। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो IPC की धारा 21 में की गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा। और लोक सेवक शब्द को परिभाषित करती है तथा साथ ही इस परिभाषा को RP अधिनियम जैसे किसी अलग कानून तक विस्तृत नहीं है जो पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र में संचालित होता है। अब नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 बन गया है और ये भारतीय न्याय संहिता में धारा 28 लोक सेवक को परिभाषित करती है। IPC में धारा 21 करती थी और BNS में धारा 28 करती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CRPC की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी कि दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। ऑप्शन है आपके, यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है, यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल है, यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका सी, केवल ए ऑप्शन आपका सही है, यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो। अब यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNS
BNSS 2023 की धारा 164 उस प्रक्रिया से संबंधित है जहां भूमि या जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना हो। और BNSS की धारा 165 विवाद के विषय को कुर्क करने तथा रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति से संबंधित है। और पहले ये मामला जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में था वो आपका 146 के अधीन आता था। तो ये आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ए कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डकैती सूर्यास्त या सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो आईपीसी के तहत डकैती की सजा क्या होगी? ऑप्शन है 10 सालों तक के लिए साधारण कारावास, 14 सालों तक साधारण कारावास, 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास और 10 सालों तक के लिए कठोर कारावास। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका सी, 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास। ये आपका आईपीसी की धारा 392 के तहत था, लेकिन अब आपका वर्तमान में बीएनएस की धारा 309 में वर्णित है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मामले में परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया है? ऑप्शन है आयशा बीबी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान, शबनम हाशमी बनाम भारत संघ, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है बी, शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान। इस मामले के तहत धारा 100 जो आईपीसी थी उसकी धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में ये बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत आती है। तो आपका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कोई भी कितने वर्ष से कम आयु के पुरुषों को बहकाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है? 18, 17, 15 और 16। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो 16 वर्ष। अगर आप 16 वर्ष से कम आयु के पुरुष को बहकाते हो तो वो आपका अपहरण करना कहलाएगा। और ये आईपीसी की धारा 361 में विशेष रूप से नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के उनके वैध अभिभावकों से अपहरण को संबोधित करती है, लेकिन वर्तमान में ये बीएनएस की धारा 137 में वर्णित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 16 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1948 के नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर संधि के तहत नरसंहार को किसके रूप में नहीं माना जाएगा? ऑप्शन है प्रत्यर्पण के उद्देश्य के लिए धार्मिक अपराध, प्रत्यर्पण के उद्देश्य के लिए राजनीतिक अपराध और प्रत्यर्पण के उद्देश्य के लिए सामाजिक अपराध और प्रत्यर्पण के उद्देश्य से नस्लीय अपराध। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है प्रत्यर्पण के उद्देश्य के लिए राजनीतिक अपराध, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी जानकारी के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर करता है और यदि ऐसी जानकारी किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है तो ऐसा प्राधिकरण करेगा। तो आपके ऑप्शन है आवेदन लौटा देगा, जुर्माना लगाएगा, संबंध प्राधिकरण के पास आवेदन अग्रेषित करेगा, आवेदन खारिज कर देगा। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी, संबंध प्राधिकरण के पास आवेदन अग्रेषित करेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंट्रोगेशन रिपोर्ट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। अभियुक्त को मजिस्ट्रेट से संहिता की धारा 154 क्लॉज 1 के अनुसार प्रस्तुत की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करनी होगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 173 के तहत परिभाषित किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मामले में यह कहा गया था कि कोई व्यक्ति अपनी नियमित जमानत रद्द होने के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी दायर नहीं कर सकता? ऑप्शन है लिली थॉमस बनाम भारतीय संघ और अन्य, इंदिरा साहनी आदि बनाम भारतीय संघ और अन्य, मनीष जैन बनाम हरियाणा प्रदूषण राज्य नियंत्रण बोर्ड, अर्नव मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो राइट ऑप्शन है आपका सी, मनीष जैन बनाम हरियाणा प्रदूषण राज्य नियंत्रण बोर्ड। इसमें यह कहा गया था इस मामले में कि कोई व्यक्ति अपनी नियमित जमानत रद्द होने के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी दायर नहीं कर सकता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जानबूझकर, दुरुपदेशन, दूसरी डिग्री का अपराध, तीसरी डिग्री का अपराध या दुष्प्रेरण। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका डी, दुष्प्रेरण कहा जाता है, दुष्प्रेरण। यह आईपीसी की धारा 107 के तहत आता है और बीएनएस की धारा 46 में दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है अनामिता, साहित्यिक चोरी, स्वजन पक्षपात, स्वेच्छाचारिता। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, साहित्यिक चोरी कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार क्या है? ऑप्शन है सार्वजनिक सूचना तक पहुंच, व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच, सूचना तक सार्वजनिक पहुंच और व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच से इनकार। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका बी, व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच। पहचान की चोरी और पहचान की धोखाधड़ी का आधार किसी की व्यक्तिगत जानकारी चुराना होता है। जैसे कि इस चुराई गई जानकारी का इस्तेमाल धोखाधड़ी या अवैध काम करने के लिए किया जाता है, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, पहचान पत्र संख्या, अन्य प्रमाण पत्र, बैंक खाता, ये सब आपका चोरी करना ही पहचान चोरी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा किसके तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है? ऑप्शन 125, 313, 437 और 133। तो राइट ऑप्शन है आपका डी, 133। आईपीसी की धारा 133 का ये विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है कि मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक उपद्रव के खिलाफ समुदाय की रक्षा के लिए आदेश पारित करने की अनुमति देता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा कितने के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 378, 268, 368 और 278। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, 268 की धारा के अंतर्गत आता है ये। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 क्लॉज 48 सार्वजनिक उपद्रव की अवधारणा को भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी की धारा 268 के तहत परिभाषित करती है और बीएनएस 2023 में ये जो धारा है वो 267 के तहत आता है। न्यायिक कार्रवाई में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या व्यवधान। 2068 एक मूल्यांकनकर्ता का व्यक्तित्व और धारा 269 में जमानत या बांड पर रिहा किए गए व्यक्ति द्वारा अदालत में उपस्थित होने में विफलता। धारा 270 के तहत सार्वजनिक उपद्रव। धारा 271 के तहत लापरवाही से किए गए कार्य से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना। बीएनएस की धारा 272 के तहत घातक कृत्य से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना और बीएनएस की धारा 273 के तहत संगरोध नियम की अवज्ञा। बीएनएस की धारा 274 में बिक्री के लिए इच्छित भोजन या पेय में मिलावट और बीएनएस की धारा 275 में हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसे केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी गई थी? ऑप्शन है आपके आईपीसी की धारा 121, आईपीसी की धारा 120 बी, आईपीसी की धारा 124 और आईपीसी की धारा 124 ए। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, आईपीसी की धारा 124 ए। केदारनाथ एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी।
124 ए राजद्रोह और धारा 505 सार्वजनिक शरारत के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसी आधार पर उन्हें 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। राजद्रोह गैर जमानती अपराध है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। आईपीसी की धारा 124 ए के तहत है ये मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध है जिसे 4 चरणों में दंडनीय माना गया है? ऑप्शन है लूटमार, बलात्कार, हत्या और डकैती। तो राइट ऑप्शन है आपका डकैती। डकैती को 4 चरणों में दंडनीय माना गया है और ये बीएनएस की धारा 309 में डकैती 309 जो धारा है वो डकैती से संबंधित है बीएनएस की, जिसमें चोरी या जबरन वसूली के साथ साथ जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट, मृत्यु या गलत तरीके से रोकने का भय पैदा करना शामिल है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 व्यभिचार को गैर कानूनी घोषित करती है। इसे किसके मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया? तो इसे जो ठहराया गया था वो आपका जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामले में इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य होती है परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। यह सामान्य नियम सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिलक्षित होता है? धारा है आपकी 196, 76, 132 और 34। राइट ऑप्शन है आपका बी, धारा 176 में ये है आईपीसी की धारा 176 में। लेकिन वर्तमान में आपका बीएनएस की धारा 17 में ये वर्णित किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो विधि द्वारा न्यायोचित है तथा तथ्य को भूल से स्वयं को न्यायोचित मानने वाला है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल को खराब करता है उसे आईपीसी के तहत किससे दंडित किया जाएगा? 500 रुपये तक के जुर्माने, 1000 रुपये तक के जुर्माने, 6 महीने तक की कैद और 3 महीने तक की कैद। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ए, 500 रुपये तक के जुर्माने। ये आपकी आईपीसी की धारा 278 में असंज्ञेय अपराध है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अपराध का अर्थ है कि एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? ऑप्शन है संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानत योग्य अपराध, गैर जमानती अपराध। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ए, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का अर्थ है, संज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है और ये आपकी कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो कि संज्ञेय अपराध में संलिप्त रहा है। और ये आपका बीएनएसएस 2023 जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली है वो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, जो मुख्य रूप से धारा 35 के अंतर्गत आता है। मतलब आपको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ये आपका आता है धारा 35 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। दूसरा है यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसे कि वह कृत्य भारत में ही किया गया हो। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका केवल बी। तो ए ऑप्शन आपका सही है, केवल बी ऑप्शन आपका बी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 किसके विषय में है? ऑप्शन है सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध, अप्राकृतिक संबंध, हत्या का प्रयास और खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने। तो राइट ऑप्शन है आपका अप्राकृतिक संबंध, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला और श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ। तो राइट ऑप्शन है आपका मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज की क्लास का आपका बीएनएस का लास्ट क्वेश्चन है,
भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य किसके अपराध का दोषी होता है? ऑप्शन है विद्रोह यानी कि राजद्रोह, दंगे, आतंक और पीछा करने। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, दंगे। आईपीसी की धारा 146 में के तहत आपका ये आता है। पहले दंगे के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 व 148 लागू की जाती थी, लेकिन वर्तमान में आपकी बीएनएस बन गई है, तो बीएनएस की ये धारा 191 के तहत और उसकी उपधाराओं को लागू कर कार्रवाई की जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास आपकी बीएनएस की थी, जो वर्तमान में आपकी आईपीएस से चेंज होकर बीएनएस बना है। उसकी ये आपकी पूरी कंप्लीट क्लास थी। अभी तक आपके यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी आपके इस क्लास में थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।